ब्रह्मांड में कुछ बड़े ही चौंका देने वाले नजारे हैं जिन्हें पावरफुल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। मगर क्या हम कभी उन जगहों पर जाकर उन चौंकाने वाले नजारों को अपनी आंखों से देख पाएंगे? अब साइंटिस्ट्स वार्प ड्राइव्स बना रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे ब्रह्मांड की फैब्रिक में दरार ढूंढकर वर्म होल्स को खोल सकते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी पहुंच में रखना चाहते हैं, मगर इसके लिए उन्हें फिजिक्स के एक बुनियादी नियम को तोड़ना पड़ेगा। क्या हम लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं? इंसान शुरू से ही तारों को देखता रहा है। हजारों साल तक हम यही मानते रहे कि वो भी चांद और सूरज जितने ही करीब हैं, इतने करीब कि हम हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सके। मगर अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सबसे करीबी तारा भी हमसे करीब 40,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे पास आज जो सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है वो भी वहां तक 10,000 साल में पहुंच पाएगा। इस ब्रह्मांड का सच्चा नागरिक साबित करने के लिए हमें अब वो करना होगा जिसे फिजिक्स इम्पॉसिबल कहता है। हमें लाइट की बीम से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करना होगा। बचपन में मिसिसिपी में मैं अक्सर रात के वक्त कैंप फायर के पास बैठ जाता था। घंटों आग की नाचती लपटों को देखता रहता, सोचता ये रोशनी किस चीज की बनी है। मैं सोचता कि वो एक पल को तो सॉलिड नजर आती है, फिर अचानक गायब कैसे हो जाती है। शॉन कैरॉल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये भी लाइट के रहस्यमय स्वभाव को देखकर दंग है। लाइट की स्पीड है 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड या 107 करोड़ किलोमीटर। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। सच कहें तो ये ब्रह्मांड में हर चीज की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। लाइट आवाज से 10 लाख गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। वो इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा ले। जब मैं कार से लाइट की एक बीम छोड़ता हूं तो उसकी टोटल वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड होती है। लाइट उसी स्पीड से बढ़ती नजर आएगी, भले ही मेरी कार की स्पीड कुछ भी हो। हम लाइट की स्पीड को कार की स्पीड से नहीं जोड़ सकते। लाइट की स्पीड तो हमेशा लाइट की स्पीड ही रहेगी। लाइट के आगे बढ़ने के इन अनोखे नियमों की वजह से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रह्मांड के बुनियादी नियम फिर से देखने पड़े थे। उन्हें लगा कि स्पेस एंड टाइम ना तो फिक्स्ड है, ना ही एब्सोल्यूट, बल्कि वो कनेक्टेड और रिलेटिव है। दिमाग में ये बात आते ही उन्होंने इतिहास का सबसे मशहूर इक्वेशन दिया, E=mc²। टाइम एंड स्पेस असल में स्पेस टाइम नाम की चीज का एक अंडरलाइंग हिस्सा है। आप किस तरह से स्पेस टाइम को टाइम एंड स्पेस में बांटते हैं ये आपके मूव करने पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इसके बारे में जब आइंस्टाइन को लगा कि टाइम और स्पेस एक ही चीज है, तब उन्होंने मान लिया कि एनर्जी और मास भी एक ही है। E=mc² का मतलब है कि हम एक रॉकेट में जितनी एनर्जी डालते हैं उसका मास भी उतना ही बढ़ता जाता है। जितना बड़ा होगा उसे उड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। उसे लाइट की स्पीड पर उड़ा पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि तब रॉकेट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते जाएंगे वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप वाकई लाइट की स्पीड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मगर आपको एनर्जी भले ही मिल जाए पर आप उस स्पीड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रिलेटिविटी की वजह से लाइट हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। उसकी बेहद तेज स्पीड की वजह से हम पृथ्वी के 2 कोनों पर भी करीब करीब फौरन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर चूंकि हम लाइट से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने सोलर सिस्टम में उन तारों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते जो हमसे काफी दूर है। मगर ये साहब मानते हैं कि ये हमें इस कॉस्मिक जेल से बाहर निकाल सकते हैं। ये मानते हैं कि इन्होंने आइंस्टाइन के नियमों को मोड़ने का उपाय ढूंढ लिया है, जिससे अब हम तारों तक पहुंच सकते हैं। मिगेल एल्क्यूबिएरे मैक्सिको सिटी के एक फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने वार्प ड्राइव बनाया है।
मेरा वॉर्प ड्राइव एक से दूसरी जगह पर जाने का एक तरीका है, मगर ये बिल्कुल अलग है। हम आमतौर पर स्पेस में चलते हुए या उड़ते हुए जाते हैं, मगर ये वो तरीका है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसके अंदर स्पेस ही मूव करेगा। मिगेल की सोच निकली है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक दूसरे पहलू से। वो ये है कि स्पेस का शेप मास या एनर्जी से डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि हम स्पेस को अपने चारों ओर फैला सकते हैं। इससे हम अपने पीछे रखी चीजों से काफी दूर जा सकते हैं और अपने सामने के स्पेस को सिकोड़कर उन चीजों के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं जो हमारे सामने हैं। मगर इस दौरान हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मान लीजिए कि ये एक स्पेसशिप है, इसके लिए हमें स्पेस में उड़ना होगा, मगर हम इसमें लाइट की स्पीड से तेज नहीं उड़ सकते। मगर हम स्पेस को यहाँ से सिकोड़ देते हैं और इसे यहाँ से फैला देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके करीब आ गया है, मगर उस किनारे से काफी दूर हो गया है। मगर ये स्पेसशिप आसपास की चीजों के मुकाबले अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। मिगेल की इस सोच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्पेसशिप असल में स्पेस टाइम के बुलबुले के अंदर खड़ा है। चूंकि वो चल नहीं रहा, इसलिए उसका मास भी नहीं बढ़ रहा। हम इसमें किसी भी स्पीड पर जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि हम कितनी तेजी से स्पेस को वॉर्प कर सकते हैं, कितनी तेजी से स्पेस को सिकोड़ या फैला सकते हैं। हम किसी भी स्पीड पर ऐसा कर सकते हैं। मिगेल का यह वॉर्प ड्राइव आइंस्टाइन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट थ्योरी का ही अनोखा फैलाव है। मगर यह अभी भी सिर्फ एक ही है और इसमें एक बड़ी अहम चीज गायब है, एक एक्सोटिक सब्सटेंस जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। वो चीज जिसके वजूद पर भी बहुत से साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं है, मगर एक शख्स को नेगेटिव एनर्जी पर पूरा यकीन है। वो मानते हैं कि उन्होंने उसे अपनी लैब में भी बना लिया। वॉर्प ड्राइव। यह बात भले ही साइंस फिक्शन की लगती हो, मगर ब्रह्मांड में स्पेस के एक वॉर्पिंग बबल में सर्फिंग करने के बाद आइंस्टाइन को भी सही लगती। मगर इसमें एक कमी है। एक वॉर्प ड्राइव सिर्फ एक मिस्टीरियस पावर सोर्स से ही काम कर सकता है, नेगेटिव एनर्जी से। आज ज्यादातर हर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो साबित नहीं हो सका है। मगर येल यूनिवर्सिटी के एटॉमिक फिजिसिस्ट स्टीव लैमरो मानते हैं कि वो एनर्जी के इस एक्सोटिक रूप का पता लगाकर ही दम लेंगे। उनके मुताबिक इसका जवाब छिपा है स्पेस के फैब्रिक में। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि स्पेस का वैक्यूम पूरी तरह खाली है, मगर सच तो यह है कि उस खाली स्पेस में भी एनर्जी है और हम उसे स्पेस की 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी तो यही कहती है कि वो खाली स्पेस असल में एनर्जी माइक्रोस्कोपिक पल्सेस से लगातार चमकता रहता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए हमें इस कांस्टेंट चैटर को दबाने का कोई उपाय सोचना होगा। स्टीव को लगा ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेस के शेप को ही बदल देना। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक उफनते समंदर में 2 जहाज चल रहे हैं, तो एक जहाज से टकराकर लहरें लौटती हैं और दूसरे जहाज के साथ भी यही होता है। ऐसे में इन दोनों के बीच की वेव डेंसिटी कम होती है, जबकि समंदर में एक जहाज होने पर ज्यादा होती है। अगर हम उफनते समंदर में 2 जहाज डाल दें तो वो एक दूसरे की ओर खींचेंगे। स्टीव का तर्क है कि अगर हम उफनते समंदर में चलते 2 जहाजों के बीच की जगह की तरह खाली स्पेस का दायरा भी कम कर दें, तो चमकने वाली कुछ 0 पॉइंट एनर्जी उसके अंदर नहीं समा पाएगी। फिर उस खाली स्पेस की उस तंग जगह के बाहर की एनर्जी बढ़ेगी और वो उसे सिकुड़ने पर मजबूर करेगी। वो फोर्स इन नेगेटिव एनर्जी की पहचान होगा। स्टीव ने उसे अपनी लैब में बनाने का फैसला किया। अपनी इस सोच को असली रूप देने में ही उन्हें 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। हम इस एक्सपेरिमेंट को टाइम मशीन कहते हैं, पर यह असल में टाइम मशीन 2 है। यह हमारे एक्सपेरिमेंट का दूसरा वर्जन है। मैंने इसे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरी जिंदगी के 15 साल इस मेजरमेंट में बीत गए। सच कहें तो इसे एक टाइम वेस्टिंग मशीन कहना चाहिए। इस वैक्यूम चेंबर के अंदर 2 छोटी छोटी मेटल प्लेट्स लगी हैं, जो इंसान के बाल जितनी चौड़ाई पर एक दूसरे से दूर है। इन्हें इतने करीब रखने के बाद एक दूसरे से दूर रखना
बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये करीब करीब एटॉमिक लेवल पर करना पड़ा। खाली स्पेस का 0 पॉइंट फ्लक्चुएशन भी उन दो प्लेट्स के बीच नहीं आ पाएगा, इसलिए जब हम इन दो प्लेट्स को करीब लाते हैं तब इनके बीच इन प्लेट्स के बाहर के मुकाबले बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। इससे फोर्स बढ़ता है और प्लेट्स के करीब आने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और ये नेगेटिव एनर्जी से बनता है। उन प्लेट्स के बाहर होने वाला 0 पॉइंट एनर्जी फ्लक्चुएशन उनके बीच होने वाले फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा होता है। बाहर से लगने वाला प्रेशर उन्हें अंदर की ओर दबाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन प्लेट्स के बीच की नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास के स्पेस को फैलाती। स्टीव इतने साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिसने नेगेटिव एनर्जी से पैदा होने वाले फोर्स को मेजर किया है, मगर उन्हें उसकी जो मात्रा मिली है वो बहुत कम है।